पढ़ रहे थे, है ना। तो फर्स्टली हमने क्या पढ़ा है, वेक्टर डॉट प्रोडक्ट। तो वेक्टर डॉट प्रोडक्ट कब परफॉर्म किया जाता है, वेक्टर डॉट प्रोडक्ट परफॉर्म किया जाता है जब दो वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन अगर हमको मैक्सिमम वैल्यू देता है सेम डायरेक्शन में एंड मिनिमम वैल्यू देता है परपेंडिकुलर डायरेक्शन में या नॉर्मल डायरेक्शन में, ठीक है। तो वहाँ पर हमने देखा था कि डॉट प्रोडक्ट में आई डॉट आई इज इक्वल टू 1, जे डॉट जे इज इक्वल टू 1 एंड के डॉट के इज इक्वल टू 1। तो डॉट प्रोडक्ट तभी परफॉर्म किया जाता है जब दो वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन अगर आपको मैक्सिमम वैल्यू देता है सेम डायरेक्शन में और मिनिमम वैल्यू देता है परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। तो वहाँ पर जब मैक्सिमम वैल्यू सेम डायरेक्शन का मतलब क्या है, सेम डायरेक्शन मतलब थीटा की वैल्यू हमेशा क्या होगी, जीरो होगी। जब थीटा की वैल्यू जीरो होगी तो उस समय के हम लोग कॉस थीटा यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं, कॉस थीटा। कॉस थीटा इसलिए यूज करते हैं क्योंकि कॉस जीरो की वैल्यू 1 होती है। तो इन जनरल हम लोग अभी तक पढ़े हैं कि कॉस की जो वैल्यू है 0 से 1 तक वेरी करती है और साइन की वैल्यू भी 0 से 1 तक होती है। तो इस सेंस में जो कॉस की मैक्सिमम वैल्यू होती है वो 1 होती है, उसी प्रकार साइन की मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है। तो हमने डॉट प्रोडक्ट में कॉस थीटा के बारे में पढ़ा था, उसी प्रकार हम लोग देखेंगे कि क्रॉस प्रोडक्ट में हम लोग साइन थीटा के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो डॉट प्रोडक्ट में आप लोग सबको पता है कि जैसे हमेशा जो यूनिट वेक्टर्स होता है, यूनिट वेक्टर्स किसको बोलते हैं, आई, जे और के, दीज आर कॉल्ड द यूनिट वेक्टर्स। आप लोगों ने पहले ही पढ़ा है व्हाट इज यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर इट हैज अ मैग्नीट्यूड ऑफ 1 एंड डायरेक्शन, इट हैज अ मैग्नीट्यूड ऑफ 1 एंड अ डायरेक्शन। मीन्स यूनिट वेक्टर्स आर मेनली यूज्ड फॉर इंडिकेटिंग द डायरेक्शन। इनके कारण से मैग्नीट्यूड में कोई अंतर नहीं आता, लेकिन अगर हम किसी स्केलर क्वांटिटी में यूनिट वेक्टर असाइन कर देते हैं तो उसके कारण से उनका डायरेक्शन पता चल जाता है। जैसे मैंने सिंपल सी 5 बोला, मैं बोला कि मैं 5 मीटर चल के आया, ठीक है। तो अगर मैंने डायरेक्शन स्पेसिफाई नहीं किया तो सिंपल सा स्केलर क्वांटिटी, लेकिन मैं अगर ऐसा बोलता हूँ 5 आई, तो मुझे ये पता चले जाएगा कि मैं एस डायरेक्शन में 5 किलोमीटर गया हूँ। उसी प्रकार अगर मैं बोल दूँ सिंपल से एक नंबर 10 है, अगर उसमें से मैं ऐड कर दूँ कि 10 जे, इसका मतलब है कि मैं वाई डायरेक्शन में 10 मीटर या 10 किलोमीटर गया हूँ। इट डिपेंड्स ऑन द यूनिट। उसी प्रकार अगर मैं बोल दूँ कि -5, तो इससे मुझे कुछ पता नहीं चलता कि मैं किधर गया हूँ, क्या किया हूँ, है ना। उसी की जगह मैं अगर मैंने -5 जेड बोल दिया तो इसका मतलब है कि मैं -जेड डायरेक्शन में 5 किलोमीटर गया हूँ। तो इस प्रकार से जो यूनिट वेक्टर्स होते हैं डायरेक्शन इंडिकेट करने के लिए यूज किया जाता है, डायरेक्शन बताने के लिए यूज किया जाता है। इसका मैग्नीट्यूड के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। और हम लोगों ने देखा है कि डॉट प्रोडक्ट ऑफ यूनिट वेक्टर्स अगर सेम यूनिट वेक्टर्स के साथ मल्टीप्लाई किया जाता है तो इसकी वैल्यू 1 हो जाती है। हम लोगों ने देखा है कि आई डॉट आई इज इक्वल टू 1, जे डॉट जे इज इक्वल टू 1 एंड के डॉट के इज इक्वल टू 1 होता है। यूनिट वेक्टर को मेनली कैप से रिप्रेजेंट किया जाता है, यूनिट वेक्टर को उसके कैप से रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि क्रॉस प्रोडक्ट कैसे परफॉर्म किया जाता है। मेनली हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट परफॉर्म करने के लिए मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का यूज करेंगे। आप लोग को इस टर्म पहली बार सुन रहे हैं इसलिए थोड़ा सा स्ट्रेंज लग रहा होगा, लेकिन मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज also very handy to perform the cross product, and when you will solve 2 or 3 questions you will be able to see that the vector product is can be or it is easily performed with the help of matrix multiplication. So what is cross product, let us see. So cross product is mainly this multiplication is performed when the multiplication of two vectors gives maximum value in perpendicular or normal direction and minimum value in same direction, ठीक है। तो ये जस्ट डॉट प्रोडक्ट का अपोजिट है। अगर दो वेक्टर्स का मल्टीप्लिकेशन मैक्सिमम रिजल्ट देता है परपेंडिकुलर डायरेक्शन में या नॉर्मल डायरेक्शन में, तो हम अगर क्रॉस प्रोडक्ट परफॉर्म करते हैं। और अगर मिनिमम रिजल्ट देता है सेम डायरेक्शन में तो हम लोग डॉट प्रोडक्ट परफॉर्म करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि कैसे क्रॉस प्रोडक्ट का यूज किया जाता है। मीन्स कैसे क्रॉस प्रोडक्ट जो है डेली लाइफ में यूज किया जाता है। तो आप लोगों ने एक फंक्शन सुना होगा टॉर्क। किसी भी गाड़ी को खरीदने के पहले उसमें कुछ इंपॉर्टेंट पैरामीटर डिसाइड होता है, जैसे उसका माइलेज डिसाइड होता है, ठीक है। उसी प्रकार उसका टॉर्क डिसाइड होता है और उसी प्रकार उसका सीसी डिसाइड होता है, क्यूबिक सेंटीमीटर, है ना। तो टॉर्क हमेशा किसी भी बाइक का टॉर्क दिया रहता है। तो टॉर्क इज अ वेरी
specific and very important parameter of any automobile. Without that, they cannot really sell the automobiles or bikes in the market. तो किसी भी बाइक में, ट्रक में, कार में टॉर्क एक इंपॉर्टेंट पैरामीटर होता है। तो यहाँ पर टॉर्क का क्या होता है? टॉर्क होता है एक कपल ऑफ फोर्स होता है। क्या होता है? टॉर्क जो होता है, टॉर्क इज कॉम्बिनेशन ऑफ कपल ऑफ फोर्स, ठीक है, एंड इट इज अप्लाइड, it is equal in magnitude but opposite in direction. So what is torque? Torque is a couple of force, torque is a couple of force which is equal in magnitude but opposite in direction. ठीक है, तो यहाँ पर जो फोर्स है, यहाँ पर जो फोर्स है इस लाइन के परपेंडिकुलर है। क्या है? इस लाइन के परपेंडिकुलर है। तो इस दुनिया में जितना चीज रोटेट हो रहा है, जैसे कि रिलेटेड टू ऑटोमोबाइल, वहाँ पर परपेंडिकुलर फोर्स का यूज किया जाता है। किसका यूज किया जाता है? परपेंडिकुलर फोर्स का। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो फोर्स है वो परपेंडिकुलर है, इस लाइन से परपेंडिकुलर है दोनों फोर्स, F1 भी और F2 भी। तो जब हम इस फोर्स को परपेंडिकुलर लगाते हैं तो ये कुछ ऐसा रोटेट करेगा। कैसा रोटेट करेगा? ऐसा गोल घूमेगा, ठीक है। तो यहाँ पर परपेंडिकुलर का एप्लीकेशन है, इसलिए हम लोग देखते हैं कि कैसे परपेंडिकुलर का यूज किया जाता है। जैसे आप लोग अगर ये डस्टर को ऐसे रखता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे फोर्स लगाता हूँ यहाँ पे, तो दोनों को अगर परपेंडिकुलर फोर्स लगाऊंगा तो ये क्या हो जाएगा? हमेशा वो इसके परपेंडिकुलर रहेगा सरफेस के, और ये क्या हो जाएगा? रोटेट करने लग जाएगा, ठीक है। तो जब भी हमारा व्हील या टायर रोटेट करता है तो वहाँ पर हमारा परपेंडिकुलर फोर्स काम करता है। वो जब कपल ऑफ लगाते हैं तो दो फोर्स को इक्वल इन अपोजिट लगाते हैं, तो उसको हम लोग क्या बोल देते हैं? टॉर्क बोल देते हैं। और गाड़ी का टॉर्क जितना अच्छा होता है उतनी ही हमारी स्पीड अच्छी होती है। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि ये कुछ ऑब्जेक्ट का लेंथ है, ठीक है, यहाँ पर जो फोर्स है परपेंडिकुलर लग रहा है। तो इस कंडीशन में, परपेंडिकुलर कंडीशन में, जब फोर्स और लेंथ के बीच जब परपेंडिकुलर रिलेशन है, परपेंडिकुलर है इन दोनों के बीच का रिलेशन, तब ये मैक्सिमम रिजल्ट देगा। इस प्रकार की फिजिकल क्वांटिटी के लिए हम लोग वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट का यूज करते हैं। तो वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट का फॉर्मूला क्या होता है? सेम डॉट प्रोडक्ट की तरह ही होता है ऑलमोस्ट। तो ए, अगर हमारे पास दो वेक्टर के लिए भी, तो इनके बीच कैसे क्रॉस प्रोडक्ट परफॉर्म किया जाता है? ए क्रॉस बी इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी इनटू, यहाँ पर पहले डॉट प्रोडक्ट में हम लोग cos थीटा लिखते थे, यहाँ पर क्या लिखेंगे? sin थीटा लिखेंगे। क्यों sin थीटा लिखेंगे? क्योंकि हम लोग का मैक्सिमम रिजल्ट जब दो वेक्टर परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर मतलब थीटा की वैल्यू क्या है? 90 डिग्री। थीटा की वैल्यू क्या है? 90 डिग्री होने पर हमको प्राप्त हो रही है। परपेंडिकुलर इज इक्वल टू थीटा इज इक्वल टू 90, और हमको 90 डिग्री पर कौन मैक्सिमम वैल्यू देगा? साइन देगा, कौन देगा? तो साइन देगा। और यहाँ पर हम लोग एक नॉर्मल वेक्टर स्पेसिफाई करेंगे। तो ये क्या होता है? यूनिट नॉर्मल वेक्टर, यूनिट नॉर्मल वेक्टर, यूनिट नॉर्मल वेक्टर, ठीक है। तो दिस इज द फॉर्मूला फॉर द क्रॉस प्रोडक्ट। यू हैव टू रिमेंबर दिस, बिकॉज ये आप लोग को कई बार यूज होता है। तो ये एक फॉर्मूला है, ये एक फॉर्मूला हो गया। हम लोगों ने डॉट प्रोडक्ट में भी देखा था मैग्नीट्यूड ऑफ ए, मैग्नीट्यूड ऑफ बी एंड cos थीटा। ये फॉर्मूला कब अप्लाई करना है? जब हमको वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड दिया है, वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड दिया है, एंड दोनों के बीच एंगल दिया है। जब हमने डॉट प्रोडक्ट में किया था। लेकिन जब आपको पूरा जो वेक्टर फॉर्म में दिया है, वेक्टर फॉर्म में मल्टीप्लिकेशन करना है, तब हम वहाँ पर किए थे आई डॉट आई, जे डॉट जे एंड के डॉट के। उसी प्रकार अगर हमको जब सेकंड फॉर्म में हमको मैग्नीट्यूड नहीं दिया रहेगा, तब हमको कैसे मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म करना है वो हम लोग देखेंगे मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन मेथड से, ठीक है। तो यहाँ से आपको ये फार्मूला याद रखना है। ये फार्मूला आपको बहुत यूज होगा जब भी आप नेक्स्ट चैप्टर 1 यानी पावर वैल्यू वेक्टर मल्टीप्लिकेशन जब पढ़ेंगे, वहाँ पर डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट का यूज होगा और हमको ये फार्मूला यूज करना पड़ेगा, ठीक है। तो हम लोग एक क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन में तो ज़्यादा क्लियर होगा कि ये मल्टीप्लिकेशन कैसे परफॉर्म होगा, ठीक है बच्चों। एक क्वेश्चन देखते हैं। तो इसमें क्या लिखा है? वेक्टर ए हैज द मैग्नीट्यूड 3 एंड वेक्टर बी हैज द मैग्नीट्यूड इक्वल टू 4, वेक्टर बी हैज द मैग्नीट्यूड ऑफ 4। इफ द एंगल बिटवीन ए एंड बी 30 डिग्री, फाइंड द ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी, एन इज द यूनिट वेक्टर एट राइट एंगल्स टू बोथ ए एंड बी। तो ठीक है, एन इज द यूनिट वेक्टर राइट एंगल्स टू बोथ ए एंड बी मीन दो वेक्टर हमारा कोई ऐसे दिया हुआ है, सपोज ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है, ठीक है। इनके बीच कुछ एंगल होगा, कुछ भी एंगल हो सकता है, थीटा कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो लेकिन जो ये नॉर्मल यूनिट वेक्टर है ये हमेशा इन दोनों वेक्टर के नॉर्मल रहेगा। नॉर्मल मतलब परपेंडिकुलर, क्या रहेगा? परपेंडिकुलर, ठीक है। तो ये
इस वेक्टर को भी 90 डिग्री बनाएगा, इस वेक्टर को भी 90 डिग्री बनाएगा, ठीक है। तो हमारा जो हम लोग का जो टॉपिक का नाम है क्रॉस प्रोडक्ट या वेक्टर प्रोडक्ट, इससे कहने का मतलब है कि हमेशा जो हम लोग का जो रिजल्ट प्राप्त होगा दो वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन, वो जो रिजल्ट है वो हमेशा दोनों वेक्टर के परपेंडिकुलर होगा या नॉर्मल होगा। मतलब ये एक वेक्टर है तो इसके परपेंडिकुलर रहेगा, ये बी वेक्टर है तो इसके परपेंडिकुलर रहेगा या नॉर्मल रहेगा। परपेंडिकुलर और नॉर्मल एक ही वर्ड है, इंटरचेंजेबली हम दोनों को एक साथ यूज कर सकते हैं, ठीक है। ए क्रॉस बी देखते हैं क्या होता है। ए क्रॉस बी का फॉर्मूला सबको पता है, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू होता है मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी एंड साइन थीटा। तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए कितना दिया हुआ है 3, मैग्नीट्यूड ऑफ बी कितना दिया है 4 एंड साइन 30। तो कितना है 3 क्रॉस 4 इंटू 1/2, तो कितना है रिजल्ट 6 नॉर्मल, ठीक है। तो हमारा ए क्रॉस बी का रिजल्ट कितना है 6 यूनिट नॉर्मल वेक्टर, ठीक है। तो इस प्रकार का मल्टीप्लिकेशन तब परफॉर्म करने में जब हमको वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड दिया हो, वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड दिया हो, ठीक है। तो यहाँ पर ये यूनिट नॉर्मल वेक्टर ये शो कर रहे हैं कि ये जो भी रिजल्ट आया है ना, इन दोनों वेक्टर के नॉर्मल, इन दोनों वेक्टर के नॉर्मल है। तो दो वेक्टर किसी भी प्लेन में होंगे, जैसे कि ये प्लेन है, ठीक है, ये प्लेन है, इस प्लेन में दो वेक्टर हैं, तो रिजल्टेंट जो है इन दोनों वेक्टर के नॉर्मल होगा, क्या होगा नॉर्मल होगा। इससे रिलेटेड कुछ और क्वेश्चन देखते हैं जिससे आपको ये और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। बच्चों प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन द क्वेश्चन, ठीक है। तो हम लोग एक और क्वेश्चन लेते हैं जिससे आप लोग को समझ आ जाएगा। इस वेक्टर ए मैग्नीट्यूड, ये जो दो लाइन है इसको मैग्नीट्यूड बोलते हैं फिजिक्स में, किसी को मैथ्स में मॉडुलस, क्या बोलते हैं मॉडुलस। इसका मतलब है मैग्नीट्यूड या मॉडुलस में कभी भी निगेटिव वैल्यू नहीं लेता। अगर हम लोग -3 है, ठीक है, अगर इसका हम लोग मैग्नीट्यूड लेते हैं, क्या लेते हैं मैग्नीट्यूड, तो क्या हो जाएगा 3 बन जाएगा, क्या बन जाएगा 3। तो मैग्नीट्यूड जो होता है हमेशा पॉजिटिव वैल्यू लेता है, मॉडुलस जो होता है पॉजिटिव वैल्यू लेता है। मॉडुलस इसको मैथ्स में मॉडुलस बोलते हैं, ठीक है। एंड मैग्नीट्यूड ऑफ b इज इक्वल टू 5 एंड एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स इज 135 डिग्री, ठीक है। और n कैप इज दिया है यूनिट वेक्टर, कैप का यूज हमेशा यूनिट वेक्टर्स को बताने के लिए किया जाता है। इन दोनों में डिफरेंस है, जैसे a ये नॉर्मल वेक्टर है लेकिन a कैप बोल देने से क्या बताता है यूनिट वेक्टर बताता है, ठीक है। आपको डिफरेंस करने आना चाहिए, ये एक नॉर्मल वेक्टर है, एक यूनिट वेक्टर है, ठीक है। n कैप इज द यूनिट वेक्टर नॉर्मल टू बोथ वेक्टर, ठीक है। तो सिंस यहाँ पर हमको मैग्नीट्यूड दिया हुआ है, इसलिए मैग्नीट्यूड वाला हमको फार्मूला याद है, a क्रॉस b इज इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ a इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ b इनटू sin थीटा, sin थीटा। तो मैग्नीट्यूड ऑफ a कितना दिया है 3√2 इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ b कितना दिया हुआ है, मैग्नीट्यूड ऑफ b कितना दिया हुआ है 5 और sin की वैल्यू कितनी दी है 135, ठीक है। sin की वैल्यू कितनी दी है 135। अब 135 की वैल्यू कैसे निकालते हैं, एक बार फिर से मैं आपको क्वाड्रेंट सिस्टम से बता देता हूँ। ये हमारा क्वाड्रेंट था, ठीक है। क्वाड्रेंट इसको इसलिए बोलते हैं कि 4 हिस्सों में बटा हुआ है, ठीक है। तो इसको क्वाड्रेंट 1 बोलते हैं, क्या बोलते हैं क्वाड्रेंट 1, इसको क्वाड्रेंट 2 बोलते हैं, इसको क्वाड्रेंट 3 बोलते हैं, इसको क्वाड्रेंट 3 बोलते हैं और इसको क्वाड्रेंट 4 बोलते हैं, ठीक है। तो ये 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच, 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच कोई भी एंगल आता है तो क्वाड्रेंट 1 में, 90 से 180 के बीच में कोई भी एंगल आता है तो क्वाड्रेंट 2 में, और 180 से 220 के बीच में जो भी आता है वो क्वाड्रेंट 3 है, और 270 से 360 डिग्री के बीच में जो आता है वो क्वाड्रेंट 4 में, ठीक है। तो मैंने एक फार्मूला बताया था कि ऐड शुगर टू कॉफी, ऐड शुगर टू कॉफी, ऐड शुगर टू कॉफी। तो मतलब क्या है, आपको फर्स्ट लेटर को लिखना है, फर्स्ट लेटर को लिखना है, ठीक है। फर्स्ट लेटर को ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बारे में इंडिकेट करता है। ए का मतलब है ऑल, ए का मतलब क्या है ऑल, मीन्स इसमें जो सारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हैं उनकी वैल्यू क्या होगी पॉजिटिव होगी। मतलब आप अगर 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में साइन की वैल्यू रखते हैं, कॉस की वैल्यू रखते हैं, टेन की वैल्यू रखते हैं, कोसेक की वैल्यू रखते हैं, सेक की वैल्यू रखते हैं एंड कॉट की वैल्यू रखते हैं, तो सारे कंडीशन में 0 डिग्री और 90 डिग्री के बीच उनकी वैल्यू क्या होगी पॉजिटिव होगी। लेकिन अगर आप जितने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज दिए हुए हैं उनकी वैल्यू 90 से 180 के बीच में रखते हैं, उनके एंगल की वैल्यू, तो सारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू पॉजिटिव नहीं होंगी। यहाँ पर सिर्फ
फॉर साइन, एस फॉर साइन, और उसका रेसिप्रोकल कोसेक, उसका रेसिप्रोकल कोसेक। इसकी वैल्यू बस पॉजिटिव होगी, बाकी जो चार बची हुई ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं उनकी वैल्यू क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। उसी प्रकार टी फॉर टेंजेंट, टी फॉर टेंजेंट और कॉट, टी फॉर टेंजेंट एंड कॉट, इन दोनों की वैल्यू थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होगी, बाकी की वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी। सी फॉर कोसेक, सॉरी सी फॉर कोसाइन एंड सेक, कोसाइन एंड सेक, कोसाइन एंड उसका रेसिप्रोकल सीकेंट, क्या बोलते हैं इसको, सीकेंट, ठीक है। तो इनकी वैल्यू 270 डिग्री से 360 डिग्री के बीच में पॉजिटिव होगी, बाकी सब की वैल्यू क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी, बाकी सब की वैल्यू क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी, ठीक है। तो देखिए 135 डिग्री किसके किसके बीच में आएगा, आपका 90 से 180 के बीच में, किसके किसके बीच में आएगा, 90 से 180 के बीच में। तो sin 135 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, sin 135 को हम कैसे लिख सकते हैं, इन पर थोड़ा समझ लेते हैं। sin 90 प्लस 45, sin 90 प्लस 45 मीन्स ये सेकंड क्वाड्रेंट में आ जाएगा, किसमें आएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में देखिए 3√2 into 5, सेकंड क्वाड्रेंट में जब भी 90 से हम कुछ एंगल माइनस करते हैं या 90 से कुछ एंगल प्लस करते हैं, तो आप लोगों ने देखा है कि साइन कॉस में चेंज हो जाता है, कॉस साइन में चेंज हो जाता है, ठीक है। 10 के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में पढ़ चुके हैं कि 90 माइनस या 90 प्लस, उसी प्रकार 270 माइनस या 270 प्लस, जब भी किस प्रकार के सिचुएशन रहते हैं, साइन कॉस में चेंज हो जाता है और कॉस साइन में चेंज हो जाता है। तो यहाँ पर साइन है तो किसमें चेंज हो जाएगा, कॉस में, तो ये हो जाएगा cos 45, कितना हो जाएगा, cos 45। तो यहाँ पर ये हो जाएगा 15√2, cos 45 की वैल्यू सबको पता है 1/√2 होती है, तो यहाँ से √2 कैंसिल, ठीक है। यहाँ पर हम नॉर्मल वेक्टर लिखना भूल गए थे, नॉर्मल यूनिट वेक्टर, नॉर्मल यूनिट वेक्टर, ठीक है। तो a क्रॉस b की जो वैल्यू है कितनी आ जाएगी आपकी, 15 यूनिट नॉर्मल वेक्टर, ठीक है। तो a क्रॉस b की वैल्यू होती है 15 यूनिट नॉर्मल वेक्टर। Please pause the video and understand. If there is any doubt, kindly contact me through message or call. आप लोग ध्यान से देखिए, बहुत इजी है, आप लोग को ये याद रखना बहुत जरूरी है। जब भी आप लोग एंगल की वैल्यू देंगे जिसमें सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पॉजिटिव होंगी, इसमें सिर्फ साइन और उसका रेसिप्रोकल कोसेक पॉजिटिव होगा, बाकी नेगेटिव हो जाएगा। इसमें tan और उसका रेसिप्रोकल cot पॉजिटिव होगा, बाकी सब नेगेटिव हो जाएगा। इसमें कोसाइन एंड उसका रेसिप्रोकल सीकेंट पॉजिटिव होगा, बाकी सब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो नेगेटिव हो जाएंगे। इसका मतलब है 90 से 180 पे अगर एंगल लेते हैं तो उसकी साइन ऑफ कोसेक पॉजिटिव होगा, 180 से 270 पे लेते हैं तो टेंजेंट और कॉट की वैल्यू बस पॉजिटिव होगी, 270 से 360 के बीच लेते हैं तो सिर्फ कोसाइन और सीकेंट की वैल्यू पॉजिटिव होगी, ठीक है। इसके बाद हम लोग देखेंगे मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन, ठीक है। सो व्हाट इज द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर a एंड b? Vector A is given by 1, 2, 3 and vector B is given by 4, 5, 6। तो इस प्रकार से अगर वेक्टर दिया गया है, वेक्टर दिया गया है 1, 2, 3, तो ये कोएफिशिएंट ऑफ I, J एंड K है। क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ I, J एंड K। इसको एक्सपांडेड फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, I प्लस 2J प्लस 3K, ठीक है। उसी प्रकार वेक्टर B को कैसे लिख सकते हैं, वेक्टर B is equal to 4i plus 5k plus 6k। अब देखिए यहाँ पर डिफरेंस क्या है, इसके पहले जब हमको क्रॉस प्रोडक्ट करना था, यहाँ पर भी हमको क्या निकालना है, क्रॉस प्रोडक्ट, क्या निकालना है, क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है। क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है। जब क्रॉस प्रोडक्ट करते थे तो इसके पहले वाले केस में क्या था, मैग्नीट्यूड ऑफ ए दिया हुआ था, मैग्नीट्यूड ऑफ बी दिया हुआ था और एंगल दिया हुआ था। तो आपको डिफरेंशिएट करने आना चाहिए कि हमको किस टाइम पे कौन सा मल्टीप्लिकेशन अप्लाई करना है, ठीक है। तो वेक्टर ए और बी की वैल्यू वेक्टर्स फॉर्म में दी हुई है, इनका मैग्नीट्यूड नहीं दिया हुआ है जैसे पहले दिया हुआ था। उसी प्रकार उनके बीच का एंगल भी नहीं दिया हुआ है। तो इस प्रकार के जो वेक्टर्स मल्टीप्लिकेशन है उनको मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन मेथड से सॉल्व करते हैं। लेट अस सी हाउ टू सॉल्व द क्रॉस प्रोडक्ट बाय द मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन मेथड, ठीक है। तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू क्या लिखेंगे हम लोग, पहले लिखेंगे I, J एंड K। पहले हमने ये I, J और K लिखी है, I, J और K लिखी है, ठीक है। फिर A के कोएफिशिएंट लिखते हैं, I के कोएफिशिएंट क्या है 1, J के कोएफिशिएंट कितने हैं 2, K के कोएफिशिएंट कितने हैं 3। उसी प्रकार फिर B के कोएफिशिएंट लिखेंगे 4,
5 और 6, ठीक है। तो मैट्रिक्स इस प्रकार के स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते हैं मैट्रिक्स। इसको मैट्रिक्स इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये रो और कॉलम से मिलकर बना है। किससे मिलकर बना है? रो और कॉलम। तो इसको बोलते हैं कॉलम 1, इसको बोलते हैं कॉलम 2, इसको बोलते हैं कॉलम 3, ठीक है। इसको बोलते हैं रो 1, तो हॉरिजॉन्टल स्ट्रक्चर को रो बोलते हैं और वर्टिकल स्ट्रक्चर को कॉलम बोलते हैं, रो 2 रो 3, ठीक है। तो हॉरिजॉन्टल स्ट्रक्चर is called row, ठीक है, and vertical structure called column, ठीक है। तो इसमें हम लोग कैसे मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म करके वो देखते हैं, ठीक है। तो ये कॉलम 1 है, कॉलम 2 है, कॉलम 3 है, रो 1 है, रो 2 है, रो 3, ठीक है। तो ये रो 1 है, इसको रो बोलते हैं, इसको कॉलम बोलते हैं, ठीक है। जब हम लोग आई का कोफिशिएंट लेंगे, किसका लेंगे? आई का कोफिशिएंट। तो यहाँ पर हम लोग क्लियर है कि आई कॉलम 1 में है और किसमें है? रो 1 में है। अगर कॉलम 1 देखेंगे तो आई कॉलम 1 में है और रो 1 में है, ठीक है। तो देखिए जब हम लोग मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं, तो आई लिखते हैं, ठीक है। उसके बाद आई जिस भी कॉलम या रो में है उसको हाइड कर देना। तो ये मैंने हाइड किया, ये कॉलम को हाइड किया और ये मैंने रो को हाइड किया। आई जिस कॉलम में उसको हाइड किया और उस कॉलम को हाइड किया। तो क्या क्या बच गया? 2 3 5 6, क्या क्या बच गया? 2 3 5 6, 2 3 5 6। तो इनका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देना। क्या करना है? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। क्या हो जाएगा? 2 × 6 12, 5 × 3 -15, ठीक है। उसी प्रकार जब हम लोग जे को लेंगे तो यहाँ पर एक चीज याद रखना है, आई को लेंगे तो उसके पहले हमारा प्लस साइन रहेगा, जे को लेंगे तो उसके पहले माइनस साइन रहेगा और के को लेंगे तो उसके पहले फिर से प्लस साइन होगा। तो देखिए प्लस माइनस प्लस, याद रखना भूलना नहीं, प्लस माइनस प्लस। यहाँ पर हम लोग माइनस साइन लेंगे, माइनस से, ठीक है। उसके बाद जब जे का कोएफिशिएंट लेंगे तो मल्टीप्लिकेशन कैसे करेंगे? जे कौन सी कॉलम में? कॉलम 2 में। कौन सी कॉलम में? कॉलम 2। इसको हाइड कर दीजिए, हमारा हाइड कर दिए। और ये तो ये भी रो 1 में, तो रो 1 को हाइड कर दो। तो क्या कर दिया है हमको? 1 3 4 6, क्या कर दिया? 1 3 4 6, ठीक है। तो ये वाला कॉलम हाइड हो गया और ये वाला रो हाइड हो गया, ठीक है। क्या बचा? 1 3 4 6। तो क्या होगा? 1 3 4 6। अगेन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा? 6 - 12। क्या हो जाएगा? 6 - 12। तो फिर के की जगह फिर से पॉजिटिव लिखेंगे, ठीक है। के का देखेंगे तो के अगेन कॉलम 3 में, इसको हाइड कर दीजिए और जिस रो में उसको हाइड कर दीजिए, इसको हाइड कर दीजिए, ठीक है। इसको हाइड कर दिए और इसको हाइड कर दीजिए। क्या दिख रहा है आपको? 1 2 4 5। क्या दिख रहा है? 1 2 4 5। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, कितना जाएगा? 5 - 8, 5 - 8। तो इधर क्या आएगा? 12 - 5 -3, तो -3 5 -6 j के 5 - 8 -3, ठीक है। तो यहाँ पर a क्रॉस b की वैल्यू कितनी आ रही है? a क्रॉस जो b की वैल्यू कितनी आ रही है? -3a, माइनस माइनस प्लस 6 -3, ठीक है। तो यहाँ पर जो क्रॉस प्रोडक्ट की वैल्यू है वो नंबर के फॉर्म में ना आप किसके फॉर्म में आएंगे? वेक्टर के फॉर्म में। इसलिए क्रॉस प्रोडक्ट को वेक्टर प्रोडक्ट भी कहते हैं। ऑलवेज क्रॉस प्रोडक्ट विल प्रोड्यूस द वेक्टर रिजल्ट। ऐसा भी हो सकता है कि इसमें से कुछ कंपोनेंट मिसिंग हो, जैसे कि जे कंपोनेंट मिसिंग हो, के कंपोनेंट मिसिंग हो, बट एक कंपोनेंट हमेशा आपका डायरेक्शन बताते रहेगा। जैसे कि यहाँ पर ये आई एक्स कंपोनेंट को रिप्रेजेंट करता है, एक्स डायरेक्शन के कंपोनेंट को, जे जो है वाई डायरेक्शन के कंपोनेंट को रिप्रेजेंट करता है और ये जो के है जेड डायरेक्शन के कंपोनेंट को रिप्रेजेंट करता है। तो ऐसा हो सकता है कि कैंसिलेशन होने के बाद कुछ कंपोनेंट जीरो हो जाए, लेकिन मैक्सिमम केस में आपको यहाँ पर डायरेक्शन मिलेगा, ठीक है। तो इस प्रकार से मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म किया जाता है। आप लोग पढ़ लीजिए पर कैसे किया हम लोगों ने। जब हम लोगों ने आई को लिया है तो आई कॉलम 1 में है और इस रो में है, तो इस वाले को हाइड कर दिया और इस वाले को हाइड कर दिया। किसको किसको दिया? 2 3 5 6, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया 2 6 5 3 का, ठीक है। तो 12 - 15, ठीक है। फिर जे के केस में क्या किया है हम लोगों ने? जे जिस कॉलम में उसको हाइड कर दिया, ये हाइड हो गया और ये जो रो है वो हाइड हो गया। तो क्या क्या बच गया? 1 3 4 6। क्या बच गया? 1 3 4 6। तो 1 3 4 6 में 1 और 6 कितना होगा? 6 -
12 बिल्कुल ये है, ठीक है। उसी प्रकार के केस में क्या हुआ, इस कॉलम को हाइड कर दिया और इस रो को हाइड कर दिया, ठीक है। क्या क्या बचा, 1 2 और 4 5। तो देखेंगे 5 माइनस 8 इज इक्वल टू -3। तो इस प्रकार से मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म किया जाता है। तो मैट्रिक्स के स्ट्रक्चर होते हैं क्योंकि रो और कॉलम से मिलकर बनता है। स्टूडेंट्स प्लीज पॉज द वीडियो और नोट डाउन। इसके बाद एक और क्वेश्चन देखेंगे जिससे आपको ये मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन मेथड थोड़ा और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। फाइंड द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर A is equal to 2i minus 5j plus j, b is equal to 3i minus 2j minus 4j। यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि हम लोग मैग्नीट्यूड वाला फार्मूला यूज नहीं कर सकते। कौन सा वाला फार्मूला, a क्रॉस b is equal to magnitude of a into magnitude of b into cos थीटा, सॉरी sin थीटा। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पर हमको मैग्नीट्यूड की वैल्यू नहीं दी हुई है। हम लोग कौन सा मल्टीप्लिकेशन यूज करेंगे, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। कौन सा यूज करेंगे, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। a क्रॉस b हम लोग अगेन यहाँ पर क्या लिखेंगे, i j एंड k, ठीक है, ठीक है, i j एंड k, ठीक है। इसको बोलेंगे 2 कोएफिशिएंट -5 1, ठीक है। दीज आर द कोएफिशिएंट ऑफ वेक्टर x। वेक्टर a के कोएफिशिएंट को पहले लिखना है क्योंकि ये पहले आया, फिर वेक्टर b के कोएफिशिएंट को लिखना है क्योंकि ये बाद में आया है। 3 -2 -4। अब मल्टीप्लिकेशन करने के लिए हमको क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन करने के लिए क्या करना है, पहले हमको पता है कि i पॉजिटिव होगा, j क्या होगा, नेगेटिव, ये अगेन पॉजिटिव, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, ठीक है। तो यहाँ पर i, ठीक है। देन हम लोग क्या करेंगे, i जिस कॉलम में, ये इसको वर्टिकल स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉलम, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रो। हॉरिजॉन्टल स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं, रो। तो ये वाला कॉलम छोड़ दोगे और ये वाला रो छोड़ दोगे, क्या क्या बच गया, -5 1 -2 -4। इनका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है, क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो i के लिए क्या क्या है, -5 1 -2 -4, ठीक है। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, 20 माइनस -2, 20 माइनस -2, ठीक है। देन j के लिए क्या करते हैं, माइनस के लिए लिखते हैं पहले, ठीक है। j कौन से कॉलम में, इस कॉलम में, कॉलम को हेड कर देना और इस रो में पहले वाले कॉलम उसको हेड कर देना। तो क्या कर जाएगा, j के लिए देखिए 2 2 1 2 1 3 -4, ठीक है। तो ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, -8 -3 कितना हो जाएगा, -8। इसको मल्टीप्लाई करने के बाद हमेशा इस वाले के को माइनस लगाते हैं। देखिए माइनस इसमें क्या हुआ, -4 -5 into -4 20, ठीक है। फिर उसके बाद इसके लिए हम क्या लगाएंगे, माइनस माइनस माइनस, ठीक। इसके लिए भी वैसे करेंगे 2 into -4 -6, देन अगेन यहाँ पर माइनस करेंगे, फिर क्या करेंगे 3 into 1, ठीक है, प्लस के के लिए कैसे लिखेंगे, के लिए देखिए के कौन से कॉलम में, इस कॉलम में के, ठीक है, और इस रो में है, ठीक है। तो ये हाइड हो गया तो क्या बचा, के लिए क्या बच गया, 2 -5 3 -2, ठीक है। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 into -2 -4, क्या हो जाएगा -4, फिर माइनस कर देंगे 3 into -5 -15, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, i 20 प्लस 2 माइनस j -11 प्लस k क्या हो जाएगा, -4 प्लस 15। तो a क्रॉस b की वैल्यू कितनी आएगी, a क्रॉस b की वैल्यू आ जाएगी आपकी, a क्रॉस b की वैल्यू आ जाएगी, क्या आ जाएगी, 20 प्लस 2 22 i प्लस 11 j प्लस 11 k। तो ये a क्रॉस b की वैल्यू है, क्या है, a क्रॉस b की वैल्यू। अगर इसको मैग्नीट्यूड बोल देता है यहीं पर, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर a क्रॉस b बोल देता है, क्या बोल देता है, a क्रॉस b। तो कैसे निकालना है, a क्रॉस b का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x कंपोनेंट का स्क्वायर 22 का स्क्वायर प्लस y कंपोनेंट का स्क्वायर 11 का स्क्वायर प्लस 11 का स्क्वायर, ठीक है, ऐसे करना है। तो 22 का स्क्वायर कितना आएगा, 484 प्लस 121 प्लस 121, तो कितना आ गया इसका वैल्यू,
तो A क्रॉस B की मैग्नीट्यूड कितना है 1 1 2 4 6 2 2 4 8 12 1 1 2 3 4 7 7 26 तो ये होगी मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो आपको मैग्नीट्यूड निकालने आना चाहिए। तो मैग्नीट्यूड पूछ दिया गया है, कैसे निकालेंगे मैग्नीट्यूड? x कंपोनेंट के स्क्वायर प्लस y कंपोनेंट के स्क्वायर प्लस z कंपोनेंट के स्क्वायर और उसका स्क्वायर रूट ले लेना है। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखेंगे कि दो वेक्टर्स के बीच एंगल कैसे दिखाते हैं। तो इस प्रकार वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट का सारा टॉपिक ऑलमोस्ट कवर हो गया। हम लोगों ने मैग्नीट्यूड दिया है तो कैसे मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म किया जाता है, अगर मैग्नीट्यूड फॉर्म में नहीं दिया है और मल्टीप्लिकेशन कैसे परफॉर्म किया जाता है, और अगर आपका मैग्नीट्यूड निकालना है तो कैसे परफॉर्म किया जाता है। ठीक है, और इस प्रकार से हमने मैग्नीट्यूड निकालने के लिए अब हम लोग एंगल निकालना सीखेंगे कैसे दो वेक्टर्स के बीच एंगल परफॉर्म किया जाता है। ठीक है, तो प्लीज बच्चों प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन, देन हम लोग देखेंगे कि कैसे दो वेक्टर्स के बीच में एंगल निकाला जाता है। ठीक है, ठीक है, तो देखते हैं कि दो वेक्टर्स के बीच में एंगल कैसे निकाला जाता है। ठीक है, तो वी नो दैट कि एंगल निकालने के लिए दो फॉर्मूले हैं हमारे पास, ए डॉट बी। अगर डॉट प्रोडक्ट लिखेंगे क्या होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी इनटू cos थीटा। यहां से हम लोग एंगल निकाल सकते हैं, और a क्रॉस b इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ a इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ b इनटू sin थीटा। यहां से हम लोग अगर एंगल निकालना है cos थीटा क्या हो जाएगा, a वेक्टर डॉट b वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ a इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ b। ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ a इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ b। इसी प्रकार sin थीटा को क्या लिख सकते हैं, a क्रॉस b इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ a इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ b। ठीक है, तो हमने क्या किया, cos थीटा को इस साइड रखा, इन दोनों को नीचे ट्रांसफर कर दिया, sin थीटा को इस साइड रखा, इन दोनों को नीचे ट्रांसफर कर दिया। ठीक है, तो इस प्रकार से एंगल निकाला जाता है। इन दोनों मेथड में से कौन सा मेथड इजी होगा, आप लोग सोचिए कि कौन सा मेथड इजी होगा। ठीक है, तो मेरे हिसाब से तो मैग्नीट्यूड निकालना है तो दोनों का मैग्नीट्यूड निकालना है, a का मैग्नीट्यूड b का मैग्नीट्यूड। ठीक है, जहां तक डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट की बात, हमेशा डॉट प्रोडक्ट जो है इजी होगा। क्या होगा, डॉट प्रोडक्ट इजी होगा। क्रॉस प्रोडक्ट में हमको मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करना पड़ता है जो थोड़ा सा लेंथी होता है एज कम्पेयर टू डॉट प्रोडक्ट। तो आई विल गो फॉर द डॉट प्रोडक्ट। आप लोग चाहे तो क्रॉस प्रोडक्ट परफॉर्म कर सकते हैं, तो मैं एंगल निकालने के लिए इस मेथड का यूज करूंगा। ठीक है, तो पहले मुझे क्या निकालना है, एंगल निकालने के लिए तो डॉट प्रोडक्ट निकालना पड़ेगा, नीचे उसका मैग्नीट्यूड। तो a डॉट b करूंगा तो क्या हो जाएगा मेरे पास, a डॉट b इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ a। हम लोग चूंकि वेक्टर फॉर्म में दिए इसे सीधा मल्टीप्लिकेशन करेंगे। क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेशन 3i + 4j - 3 इनटू डॉट प्रोडक्ट में 2i - j + 3। ठीक है, तो यहाँ पर सिंपल सा हम लोग को पता है कि i का मल्टीप्लिकेशन सिर्फ i के साथ होता है, j का मल्टीप्लिकेशन सिर्फ j के साथ होता है, k का मल्टीप्लिकेशन सिर्फ k के साथ होता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 3 × 2 6 माइनस इसका कोएफिशिएंट कुछ नहीं मतलब क्या है 1, तो -4। ठीक है, देन 1 × 1 -1 कितना आ गया, a × b कितना आ गया आपका 1 आ गया, कितना आ गया 1। ठीक है, एक बार चेक कर लेते हैं, 3 × 2 6 4 × -1 -4 -1 × 1 -1 आ गया। तो मैग्नीट्यूड ऑफ a कैसे निकालेंगे, कि मैग्नीट्यूड ऑफ a कैसे निकालते हैं, x कंपोनेंट के स्क्वायर 9 प्लस y कंपोनेंट के स्क्वायर 16 प्लस z कंपोनेंट के स्क्वायर 1, कितना आ गया √26। ठीक है, b का मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे, b कंपोनेंट x कंपोनेंट के स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 माइनस 1 का स्क्वायर 1 1 का स्क्वायर 1। ठीक है, तो ये हो गया √6। ठीक है, तो a डॉट b की वैल्यू भी मिल गई है, मैग्नीट्यूड ऑफ a मैग्नीट्यूड ऑफ b भी मिल गई है। हम लोग पुट कर देते हैं cos थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 1 अपॉन a डॉट b की वैल्यू कितनी मिली है 1। ठीक है, मैग्नीट्यूड का है √26 और इनटू √6, मैग्नीट्यूड ऑफ b की वैल्यू कितनी मिली √6। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं थीटा इज इक्वल टू cos इनवर्स 1 अपॉन √26 इनटू 6। शायद आप लोग इसको मिनिमाइज कर सकते हैं, cos इनवर्स कितना हो जाएगा 6 × 6 36 6 3 6 to 53 ऑफ एंगल। आप लोग को डिग्री में नहीं बताना है, एंगल को इसी फॉर्म में बताना है, cos इनवर्स में sin इनवर्स के फॉर्म में। अगर आप चाहे तो ये मेथड यूज कर सकते हैं, लेकिन एक और भी मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन लिटिल बिट टफ होगा। ठीक है, प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन द लेक्चर। इस प्रकार से हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट आपका
फिनिश होता है तो हम लोगों ने डॉट प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट दोनों देख लिए कैसे परफॉर्म करते हैं, डॉट प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट कब परफॉर्म किया जाता है। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर लॉ एंड मोशन स्टार्ट करेंगे, बिकॉज विदाउट द vector product, dot product and cross product, we cannot perform the certain numericals in upcoming chapters. So we need to study these topics very sincerely, and these topics will be mostly asked in competitive exams and other exams. So we need to understand very clearly. Okay, thank you. All the best.